नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को करने के लिए जा रहे हैं, जो आज के इस युग में भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसका नाम है भारत में सांप्रदायिकता। आधुनिक भारत के इतिहास की दृष्टि से हमारा जो टॉपिक होगा, उसमें आज का जो टॉपिक का नाम है वो है भारत में सांप्रदायिकता का विकास। मतलब भारत में सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार से हुआ, उसको हम स्पेशली फोकस करने के लिए जा रहे हैं। भारत में सांप्रदायिकता का विकास। अब सबसे पहले जब भारत में सांप्रदायिकता का विकास हम देखेंगे तो होगा कि पहला पॉइंट होगा कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। मतलब एक परिभाषा हालांकि पूछी नहीं जाएगी आपसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको सांप्रदायिकता के बारे में पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, भारत में इस सांप्रदायिकता का आरंभिक इतिहास कहां से मिलता है। भारत में सांप्रदायिकता का आरंभिक इतिहास हमें कहां से देखने को मिलता है, इसको भी हम बहुत अच्छे से फोकस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में यहां पर हम एक भूमिका देखेंगे सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां की भूमिका को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सर सैयद अहमद खां की भूमिका। एक जो है, शुरुआत में कांग्रेस पर भी ये एलिगेशन लगता है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई ना कोई त्रुटिपूर्ण गलती की होगी कि कांग्रेस पर भी ये आरोप लगा, चाहे वो कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण वाली हो या चाहे किसी और रूप में हो, लेकिन भारत में सांप्रदायिकता में कहीं ना कहीं भागीदारी कांग्रेस की भी मानी जाती है। इसी प्रकार से कांग्रेस के अलावा जैसे हिंदू महासभा, हिंदू महासभा एवं आरएसएस की भूमिका उस समय जब स्टैब्लिश हुई तब भूमिका क्या थी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर सांप्रदायिकता का सहारा किसी पार्टी ने लिया तो पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग की भूमिका किस प्रकार से थी। मुस्लिम लीग ने किस प्रकार से वो नेगेटिव रोल अदा किया कि भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी हो गई, जिसकी अंतिम परिणति उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारत विभाजन के रूप में हुई। वो कैसे हुई, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक मुद्दा होगा मुस्लिम लीग एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना कि बहुत सारी घटनाएं जो है वो अंग्रेजों की फूट डालो और राष्ट्रों की नीति का हिस्सा था। मतलब इसका असली खिलाड़ी भारत में सांप्रदायिकता का कोई था तो वो अंग्रेज थे, जिन्होंने अपनी फूट डालो और राष्ट्रों की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए किस प्रकार भारत के दो महत्वपूर्ण समुदायों को आपस में लड़ाया और वे लंबे समय तक राज करने में सफल रहे। तो एक होगा ब्रिटिश शासन की भूमिका। एक बिंदु जो है वो आपका होगा ब्रिटिश शासन की भूमिका। और ब्रिटिश शासन की जो भूमिका थी वो बेसिकली किस रूप में होगी, तो वो होगी फूट डालो और राज करो की नीति। यहां पर इस पॉलिसी को ध्यान रखना, फूट डालो एवं राज करो की नीति। फूट डालो एवं राज करो की जो नीति उनकी थी उसको हमें समझना पड़ेगा। और फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, इस नीति की शुरुआत कहां से हुई, तो बेसिकली आप देखोगे फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी है उसमें सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन जो हुआ है फूट डालो और राज करो की नीति का, और सबसे पहले कहां से भारत में हिंदू मुसलमान को अलग अलग राजनीतिक तौर पर करने का प्रयास किया गया। तो पहली घटना होगी, वो पहली घटना जो है जिसमें फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वो था बंगाल का विभाजन। तो थोड़ा सा हमें बंगाल का विभाजन भी देखना पड़ेगा कि
कि किस प्रकार से बंगाल के विभाजन से भारत में सांप्रदायिकता का बीज पूरी तरह से बो दिया गया। और उस सांप्रदायिकता का बीज जो 1905 में बोया गया, उसको पानी पिलाने के लिए, उस सांप्रदायिकता के पौधे को पानी पिलाने के लिए एक पार्टी स्थापित नहीं हुई, बल्कि उसकी स्थापना करवाई गई। और वो पार्टी भी देखो 1905 में बंगाल का विभाजन, और उसके बाद इस सांप्रदायिक रूपी बीज को पानी पिलाने के लिए माली के रूप में एक पार्टी की स्थापना की गई। वो स्थापना की नहीं गई थी, बल्कि करवाई गई थी, और उसी को हम कहते हैं मुस्लिम लीग। उसी का नाम होगा मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उसके बाद ब्रिटिश शासन अपनी फूट डालो और राष्ट्र की नीति में सांप्रदायिकता रूपी नीति को वैधानिक अमली जामा पहनाने के लिए 1909 के अधिनियम में वैधानिक सांप्रदायिकता की स्थापना की, जिसको हम पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु होगा, उसका नाम होगा कौन सा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको हम कहेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। और कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम कब आया था? तो यह आया था 1909 के अधिनियम में, जिसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1909 का मिंटो मार्ले सुधार, 1909 का जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स था, उससे ही कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक प्रोविजन जो था 1909 के अधिनियम में था। 1909 के अधिनियम को ही मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसके तहत पहली बार धार्मिक आधार पर भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक मानकर उसके लिए सीटें आरक्षित की गई, सीटें आरक्षित की गई। और उन सीटों पर वोटिंग करने का अधिकार और खड़े होने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को था। ध्यान रखना, ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की पहली वैधानिक साजिश थी, जिसके द्वारा किया गया। फिर कुछ गलतियां कांग्रेस ने भी की, जैसे उसको हम पढ़ेंगे नंबर 4, 1916 का 1916 का लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ समझौता, जिसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लिया। आप देखिए बहुत बड़ी गलती वहां पर हुई। पांचवा बिंदु यहां पर होगा, पांचवा होगा आपका खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। खिलाफत आंदोलन का समर्थन, खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करना, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा, और जिस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, उसको 1919 के अधिनियम के द्वारा उसको कंटिन्यू किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा उसे लागू किया गया था और आगे बढ़ाया गया था। फिर 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा गया था। और इसके बाद में कुछ और पॉइंट आएंगे, जैसे 1937 के चुनाव। और ध्यान रखना, 1937 के चुनाव में जब मुस्लिम लीग हारेगी और किसी प्रांत में सरकार नहीं बनाएगी, तो यहीं से एक सिद्धांत आएगा, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। और ध्यान रखना, इस सिद्धांत के बाद भारत में सांप्रदायिकता इतनी बढ़ जाएगी कि जिसकी अंतिम परिणति भारत विभाजन के रूप में होगी। और एक हमारा पॉइंट होगा, और वो है जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हालांकि सांप्रदायिकता का विकास हमारा बिंदु है, और उसके लिए पहला पॉइंट हमें ये पढ़ना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेस बनाना आपका बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना, वर्तमान में टीवी डिबेट पे हर जगह पर सांप्रदायिकता का मुद्दा काफी डिस्कशन में चलता है। इसलिए हम सब एक हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें बेहतर नंबर कैसे मिल सके, इसके लिए हमें पूरी पृष्ठभूमि का
बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। और सबके बारे में उत्तर लिखते समय, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो इस सांप्रदायिकता के पढ़ करके बेहतर नंबर यूपीएससी मेंस में प्री में प्राप्त करने हैं, तो वो कैसे होंगे उसको हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। फिर एक होगा भारत में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा, भारत में सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण, ये हमारा एक पॉइंट यहां पर होगा। भारत में सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण, ये बिंदु भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होगा, भारत में सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्या आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है क्या। फिर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसको हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। अब इससे सबसे पहले आप देखोगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछे, सबसे पहला बिंदु होगा कि एक नॉर्मल वे में सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग इसको राइट डाउन करें, आप इसको लिखें कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होगा। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित हो जाता है। या आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवर्ती से है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवर्ती से है। लिखिए आप, सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवर्ती से जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने या उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। या फिर एकदम सरल भाषा में कहें तो एकदम सरल भाषा में क्या होगा, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को एक समुदाय या संप्रदाय के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये आपको सबसे पहले जो मैंने बोला है, इसको आपको इसकी परिभाषा के रूप में ध्यान में रखना है। यहां पर ध्यान रखना, और अगर हम एक संप्रदाय या धर्म, यहां पर भारतीय समाज को हम देखें तो आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारा भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज के दो इंपॉर्टेंट पिलर हैं। और वो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स को अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट पिलर में से एक पिलर का नाम है हिंदू सोसाइटी और एक समुदाय का नाम है मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समुदाय। ये दो भारतीय समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, टू इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और इन टू इंपॉर्टेंट पिलर्स के बीच में आने का प्रयास किया ब्रिटिशर्स ने आने का प्रयास किया। तो यहां मैंने लिख दिया ये ब्रिटिश। अब ब्रिटिश क्या करेंगे कि इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास करेंगे कि हिंदू समुदाय को ये भड़काने में सफल रहेंगे कि आपके सांसारिक हित मुसलमानों के सांसारिक हितों से टकराते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़काएंगे कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप तब तक भारत में सुरक्षित हैं जब तक भारत में अंग्रेज है। ऐसे जब भड़काएंगे तो सिचुएशन इस प्रकार से क्रिएट होगी कि आप देखिए, अगर यहां पर मैंने ये कहा, ये अगर हिंदू सोसाइटी है, ये मुस्लिम सोसाइटी है और ये ब्रिटिश सोसाइटी है, तो आरंभ में हिंदू मुसलमान आपस में मिल रहे हैं, ये भारतीय समाज की आरंभिक अवस्था है, भारतीय समाज की आधुनिक भारत में आरंभिक अवस्था है ये वाली।
लेकिन जब ब्रिटिश अपनी नीतियां इस प्रकार से बनाएंगे तो यहां पर आप जो देख रहे हो ये दरार पैदा जो होगी, ये दरार लगातार चौड़ी होती जाएगी, यहां पर इनका मिलन हो रहा है। लेकिन ब्रिटिश ऐसी भूमिका अदा करेंगे कि इस जो मिलन था उसको तोड़ के इसके बीच में बहुत गहरी खाई पैदा कर देंगे। मतलब भारत में जब राजनीति के क्षेत्र में धर्म का उपयोग हुआ तो उसने जिस नए विचारधारा को पैदा किया उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो यहां पर इसको आप समझने का प्रयास करना और ध्यान रखना। यहां पर अगर मैं पहले बात करूं प्राचीन काल की, एंशिएंट एज की, तो प्राचीन काल में हमें कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता दिखाई नहीं देती है। फिर अगर हम मध्यकाल में भी आए तो मध्यकाल के अंदर भी धार्मिक सांप्रदायिकता कहीं देखने को नहीं मिलती है। हां, यह अवश्य है कि भारत में औरंगजेब राजपूत शासकों से लड़ा, अकबर राजपूत शासकों से लड़ता है, लेकिन ध्यान रखना वो शासकों के बीच की आपस की राजनीतिक लड़ाई थी, वहां पर कोई आम जनता भाग नहीं ले रही है। यहां तक कि अकबर की ओर से लड़ने वाले कई राजपूत थे तो दूसरी ओर राजपूतों की ओर से लड़ने वाले कई मुसलमान थे। तो ध्यान रखना, भारत में जिस सांप्रदायिकता की हम बात कर रहे हैं उस सांप्रदायिकता का उद्भव ब्रिटिश काल के अंदर हुआ। भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव कहां से माना जाता है? ब्रिटिश काल में। और सांप्रदायिकता कब बेसिकली मानी जाती है? जब वो अमीरों के बीच में नहीं, वो राजनीतिकों के बीच में नहीं, जब वो आम जनता में धार्मिक टकराव पैदा हो तो वहां से। और ये धार्मिक टकराव कहां से पैदा होता है? तो ब्रिटिश काल में। और ब्रिटिश काल में क्यों हुआ? तो उनकी फूट डालो और राज करो की नीति। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इन्होंने सबसे पहले ये किया। तो आप देखिए, सबसे पहले परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, आरंभिक इतिहास। अब उसके आगे हम बढ़े तो पहला बिंदु जो मैंने कहा, एक ब्रिटिश इतिहासकार है जेम्स, ब्रिटिश इतिहासकार था जेम्स मिल। उस जेम्स ने क्या किया कि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश शासन के दौरान 150 वर्ष के दौरान जो भारत में इतिहास पढ़ाया जाता था, इन्होंने इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। और ये 3 पार्ट कौन से थे? तो आप देखिए, इन्होंने इतिहास को जो 3 भागों में डिवाइड किया वो था हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। मतलब आप देखिए, हमारा जो इतिहास था उस इतिहास का वर्गीकरण इन्होंने कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर करने का प्रयास किया। और जिसको आज हम प्राचीन काल कहते हैं, उसी पहले किस अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? हिंदू काल। जिसको आज हम मध्यकाल कहते हैं, अंग्रेजों ने उसे नाम दिया मुस्लिम काल। और जो आधुनिक भारत जिसको आज हम कहते हैं उसको उन्होंने नाम दिया ब्रिटिश काल। जेम्स की इस अवधारणा को बाद में हमारे इतिहासकारों ने आजादी के बाद हटा दिया, क्योंकि इतिहास को धार्मिक आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इतिहास किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, इतिहास एक सांस्कृतिक रूप भी उसका कहीं ना कहीं है। इसलिए यह वर्गीकरण ही गलत था। और यह वर्गीकरण बेसिकली भारत के 2 महत्वपूर्ण समुदाय, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं विभाजन पैदा करने के लिए तय की गई रणनीति का ही हिस्सा था। तो यहां पर देखिए आप, जेम्स ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन सा? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो यहां पर आप देखने का प्रयास किए, लेकिन बाद में इसको हमने, जब भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को प्रेजेंट किया तब इसको मना कर दिया गया। अब आप देखिए, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से होती है। तो EIC का जो शासन था वो था 1757 से 1857। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहां से कहां तक है?
1757 से 1857 का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह ने भारत में ईआईसी के शासन का अंत कर दिया। भारत में ईआईसी के शासन का अंत कर दिया किसने? 1857 के विद्रोह ने। लेकिन इसी विद्रोह के साथ भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। मतलब ब्रिटेन के सीधे शासन की शुरुआत होती है कब? 1857 से। तो ये तो मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है कि 1757 से 1857 तक भारत पर एक कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 के बाद अगर हम देखें तो भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो गया, ब्रिटिश शासन स्टैब्लिश हो गया और अंग्रेजों ने बहुत माइक्रो एनालिसिस भारतीय इतिहास का किया। तो इसलिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। तो अंग्रेजों को शुरुआत में ऐसा लगता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह के पीछे कहीं न कहीं मुस्लिम उत्तरदायी है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद अगर सबसे ज्यादा डंडे किसी के लगे वो मुसलमानों के। कारण कि अंग्रेजों ने सोचा कि विद्रोह इसलिए हुआ ताकि क्योंकि मुस्लिम सत्ता प्राप्त वापस करना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिमों को एक प्रकार से पृथक्करण की नीति मुसलमानों के प्रति उस समय अपनाई गई। मतलब ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों को अलग थलग करने का प्रयास किया। लेकिन अब 1857 के बाद, 1857 के बाद जैसे हम आगे बढ़ते तो हमने पढ़ा था कि 1857 वह जगह है जहां से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब 1857, 1860, 65, 70, 75, 80, 85 तक राष्ट्रवाद तेज गति से बढ़ा और उस नेशनलिज्म का सबसे बड़ा रूप देखने को मिला कांग्रेस की स्थापना के रूप में। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई तो यहां एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। क्या? कि कांग्रेस की स्थापना से पहले तक अंग्रेजों ने हिंदू समाज को अपने साथ रखा और मुस्लिम समाज को अलग अलग किया। लेकिन और ध्यान रखना, इसी समय मतलब 1885 से पहले सर सैयद अहमद खान जो बहुत बड़े मुस्लिम सुधारवादी नेता थे, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम समाज का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक दुल्हन बिना दो आंखों के सुंदर नहीं लग सकती, उसी प्रकार भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम भारतीय समाज रूपी दुल्हन की दो आंखें हैं और भारतीय समाज की एकता इन दोनों समाजों में निहित है। यह बात कौन कर रहा है? सर सैयद अहमद खान। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई कांग्रेस लगातार ब्रिटिश शासन का विरोध करेगी। इसका मतलब राष्ट्रवाद पनप रहा है। उस बढ़ते पनपते राष्ट्रवाद के लिए कांग्रेस के जो अधिकांश नेता थे वो कहीं न कहीं हिंदू सोसाइटी से थे। तो ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस पर एलिगेशन लगाया। किसने? ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस पे लगाया कि ये कुछ लोगों का समूह है जो बकवासबाजी करते हैं। उस समय सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया। कहीं न कहीं अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को भड़काया होगा कि अगर कांग्रेस जैसी संस्था पनपती है तो ये बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है और आपका अल्पसंख्यक समाज आगे खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सर सैयद अहमद खान ये वाणी बोलते हैं अंग्रेजों की कि भारत में मुसलमान तब तक सुरक्षित है जब तक ब्रिटिश शासन है। मतलब आप देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा जो सर सैयद अहमद खान आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देते हैं, वही आगे इसके विरोधी बन जाते हैं और वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान तब तक सुरक्षित है जब तक भारत में ब्रिटिश शासन है। इसलिए यहां से ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, उसमें अंग्रेज सहयोग करेंगे ताकि
मुस्लिम तबके को साथ लिया जा सके। अब आप एक चीज को देखने का प्रयास करना, और वो बिंदु क्या है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना बेसिकली किसका प्रतीक है उस समय? राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का प्रतीक है। और पनपता बढ़ता राष्ट्रवाद जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा है। अगर राष्ट्रवाद बढ़ता है तो ये बेसिकली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खतरा था। इस खतरे को वो डायरेक्ट उसका दमन करने का प्रयास करते हैं अंग्रेज, तो शायद नेशनलिज्म और अधिक बढ़ जाता। उन्होंने दूसरा सहारा लिया, और दूसरा सहारा क्या कि सर सैयद अहमद खान, जो उस समय मुस्लिम के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको अपने सहारे लिया, पास में लिया। देखो 1857 से लेकर 1885 तक अंग्रेज मुसलमानों को फेंके हुए रखते हैं, लेकिन 1885 के बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो अंग्रेज मुसलमानों को अपने पास में लेते हैं, ताकि भारत में पनपते बढ़ते राष्ट्रवाद को रोक सके। कैसे? कि फूट डालो और राज करो। तो आपका एक दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर 1857 के बाद उन्होंने हिंदुओं को साथ में रखा, तो 1885 के बाद भी तो हिंदू को साथ रख सकते थे वो, ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? तो आप लोग ध्यान रखना, भारत में जो हिंदू समाज है वो हिंदू समाज हिंदू धर्म के साथ साथ एक बहुसांस्कृतिक समाज है, जिसमें कई जातियां और कई उप समूह है, और उन सभी जातियों और उप समूह को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत मुश्किल है। ये अंग्रेजों ने महसूस कर लिया था, और अंग्रेजों ने यह भी महसूस कर लिया कि भारत में मुस्लिम समुदाय को जल्दी एकजुट किया जा सकता है, और हमें दोनों में से किसी एक समुदाय को अपने साथ रखना होगा, ताकि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वो भारत में सांप्रदायिकता का विकास कर सके और वो भारत में राज कर सके। अब उसका एक आपको उसका सबसे पहला बिंदु जब उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया, अगर उस घटना की बात करें तो घटना होगी, आपको पता है कि उस समय यहां पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, और अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत का विभाजन इस प्रकार से किया। अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत का विभाजन इस प्रकार से किया कि इस साइड में बन गया ये पश्चिम बंगाल, और इस साइड में बन गया ये पूर्वी बंगाल। और मैंने कहा था, लॉर्ड कर्जन जो उस समय वाइसरॉय था, उसने कहा कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार उसके शासन को कुशलता पूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल उस समय भारत में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था, और ये पनपता बढ़ता राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए और राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन जानबूझकर इस प्रकार से किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए और मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक, मतलब इस साइड में यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, जबकि इस साइड में हिंदू बहुसंख्यक हो गए। अब जब पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए तो जाहिर सी बात है मुस्लिम क्या हो गए? अल्पसंख्यक, और इस साइड में हिंदू हो गए अल्पसंख्यक। ध्यान रखना, भारत में बंगाल का विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति का पहला नीतिगत प्रयास था, और अंग्रेज कुछ हद तक सफल रहे। क्यों? क्योंकि वे मुसलमानों के एक तबके को अपने साथ लेने में सफल रहे और उस तबके का ब्रेन वॉश करने में सफल रहे। यहां ब्रेन वॉश का मतलब क्या होगा? ब्रेन वॉश का मतलब होगा कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के उस तबके को यह समझाया कि मुसलमानों, आप भारत में तब तक सुरक्षित हो जब तक भारत में ब्रिटिश शासन है,
जिस दिन भारत में अंग्रेज नहीं रहेंगे उस दिन भारत में हिंदू शासन होगा, और हिंदू शासन में आप जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाओगे। ये बात कौन कह रहे हैं? अंग्रेज। जबकि भारत में हजारों सालों से हिंदू मुसलमान साथ साथ में रहते आ रहे हैं। कोई एक सिंगल एविडेंट नहीं था जो ये कह सके कि भारत की जनता हिंदू मुस्लिम के आधार पर आपस में लड़ती थी प्राचीन काल और मध्यकाल के अंदर। इसलिए जिस सांप्रदायिकता की हम बात कर रहे हैं उस सांप्रदायिकता का बीज हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने बोया। उसकी शुरुआत 1857 के बाद ही शुरू हो गई थी। उसका पहला नीतिगत प्रयास किया गया बंगाल विभाजन के द्वारा, और मुसलमानों के एक तबके को वो अपने फेवर में लेने में सफल रहे, जिसमें आपको पता है 1906 की घटना याद होगी, जिसमें सलीमुल्लाह आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और ये एक डेलीगेशन जो है वो लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है, और लॉर्ड मिंटो समझाता है कि हम जब तक है तब तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए वो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, और ये भी आपको मैंने समझाया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती नहीं है बल्कि करवाई जाती है। तो ये घटना हुई बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन भी फूट डालो और राज करो की नीति का पहला एग्जाम्पल था, जिसके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का विकास किया गया। दूसरा, भारत में मुस्लिम समाज के डेलीगेशन के रूप में, प्रतिनिधिमंडल के रूप में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई, ताकि वो मुस्लिम हितों की बात जब करेंगे तब दूसरा समुदाय नाराज होगा कि आप ऐसी धार्मिक हितों की बात क्यों करते हो, जबकि उन्होंने की नहीं है, उनसे करवाई गई है। आप यहाँ पर एक बात की ध्यान रखना कि भारत में मुस्लिम लीग को उत्तरदायी जरूर माना जाएगा, लेकिन हकीकत में मुस्लिम लीग वो खिलौना था जिससे अंग्रेज खेल के गए। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो यहां पर सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा मुस्लिम लीग। अब आपको पता है कि बिना चमत्कार के कोई नमस्कार करेगा नहीं। मुसलमान ये कैसे मान ले कि अंग्रेज उनके हितों के लिए काम करेंगे? तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि 1909 का अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, आपको पता होगा 1909 का अधिनियम जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, 1909 का अधिनियम जिसे भारत शासन अधिनियम या मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है। इस मिंटो मार्ले सुधारों के माध्यम से वो भारत में एक नीति लेके आए जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आए जिसको हम कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या थी कि इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई, और ये कहा गया कि जो सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं, मान लीजिए ये सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं, ये सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व है। तो यहां पर यह कहा गया कि जो सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित है उन सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार और वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को होगा। ध्यान रखना, अगर दोनों ही समुदाय को या सभी को वोटिंग का अधिकार दे दिया जाता तब तो कहलाती संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, तब तो क्या कहलाती संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। लेकिन यहां पर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए और उनके बीच दरार पैदा करने के लिए जो सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व की गई उन पर चुनाव लड़ने का अधिकार और वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिया गया। ये भारत में किसी कानून के आधार पर सांप्रदायिकता को प्रवेश कराने का पहला अधिनियम माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता, द फादर ऑफ लीगली कम्युनलिज्म, भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और आप सोचिए कि मान लीजिए ये सीट जो है
ये सीट मुस्लिम समुदाय के रिजर्व है, और अगर यहां पर खड़े होने वाले सभी 10 के 10 या 5 के 5 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और वोट देने का अधिकार सबको दिया जाए, तब भी तो मुसलमान जीतेगा। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए और उन्हें यह एहसास कराने के लिए कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, उन सीटों पर वोटिंग का अधिकार भी केवल मुसलमानों को दिया। इसलिए भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता, लीगली कम्युनलिज्म जो है, उसकी शुरुआत जो है वो बेसिकली 1909 का अधिनियम माना जाता है। और खुद लॉर्ड मिंटो ने अपनी किताब में लिखा है, लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा, हम सांप के ऐसे दांत बोने जा रहे हैं। उसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में क्या कहा, उसने कहा कि हम सांप के ऐसे दांत बोने जा रहे हैं जिसके परिणाम अत्यंत खतरनाक होंगे। ये किसने कहा, लॉर्ड मिंटो ने। मतलब लॉर्ड मिंटो ने जिस समय इसको लागू किया, उसी समय लॉर्ड मिंटो ने पहचान लिया था कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत गलत है, लेकिन उसको इस बात का दिल में एहसास भी था कि अगर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना है और राष्ट्रवाद को कुचलना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना जरूरी है। तो ये बिंदु आप यहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर जो 1909 का अधिनियम है, उससे भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, लीगल कम्युनलिज्म की शुरुआत यहां से मानी जाती है। उसके बाद आप तो रखना, जब अंग्रेज इस प्रकार से मुस्लिम हितों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करवा रहे हैं, 1909 के अधिनियम के माध्यम से करा रहे हैं, तब हिंदू समाज के अंदर भी कुछ लोग सक्रिय हुए और उन्होंने भी हिंदू हितों के लिए अपने कुछ संगठन स्टैब्लिश किए। और वो संगठन बेसिकली कहीं ना कहीं कांग्रेस के काउंटर बैलेंस पे आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि उन संगठनों का मानना था कि कांग्रेस ने वास्तविकता में समुदाय की बात नहीं उठाई, और कांग्रेस ये कहती थी कि हम एक सेक्युलर पार्टी है, हम सब लोगों की पार्टी है, हम धर्म के आधार पर बात ही नहीं करेंगे। तो इसी माहौल में आपको पता है 1915 और 1925 में हिंदू महासभा और आरएसएस की स्थापना होती है। हमें उस स्थापना को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो समाज विशेष के हितों के लिए स्टैब्लिश हुई है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। तो ये स्थापना हुई कहीं ना कहीं, लेकिन माहौल जो होगा वो धीरे धीरे सांप्रदायिक होता जाएगा। कुछ अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं और कुछ भारतीय इतिहासकारों की मानना है कि तिलक का शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को डेवलप करता है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, उनका मूवमेंट हो सकता है उसमें कहीं पर भी नियत में ऐसी बात नहीं हो, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि शुद्धि आंदोलन से भी सांप्रदायिकता बढ़ी है, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब यहां से आगे हम चले, एक चीज और बता दूं आपको कि मुस्लिम लीग का आगे जो लीडर बनेगा वो लीडर बना कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और सरोजनी नायडू ने खुद ने कहा है, सरोजनी नायडू ने कहा कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का अगर सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो मोहम्मद अली जिन्ना है। और ध्यान देना कि वही मोहम्मद अली जिन्ना आगे चलकर सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो सांप्रदायिकता पनपी है उसका कारण हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म या मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म नहीं है, बल्कि राजनीति है, पॉलिटिक्स है। और इस चीज को अंग्रेजों ने बहुत अच्छा पहचाना कि भारत में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर भारत में राज किया जा सकता है। तो ये बिंदु भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में आप देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ घटनाएं जैसे बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग, सांप्रदायिक नियोजन प्रणाली, 1916 का लखनऊ समझौता, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या था कि 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ में एक समझौता किया जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट में जहां एक और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लिया। यह बड़ी घटना है। कैसे कि अभी तक कांग्रेस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रही थी कि इस आधार पर नहीं होना चाहिए, और वही कांग्रेस 1916 में लखनऊ पैक्ट के द्वारा इस पैक्ट को स्वीकार कर लेती है, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लेती है। और कांग्रेस का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करने का मतलब क्या होगा? कांग्रेस ने एक पैक्ट मुस्लिम लीग के साथ किया था, इसलिए इस पैक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर मोहर लगा दी। दूसरा, कांग्रेस ने मुसलमानों की एकमात्र पार्टी मुस्लिम लीग को मान लिया। और तीसरा, यहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य भले कांग्रेस का रहा हो, लेकिन उसने गलत शर्तों पर मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके तुष्टीकरण की नीति का विकास किया। तो ये बिंदु भी हमें याद रखना होगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो खिलाफत आंदोलन, जिसका मुद्दा तुर्की के साथ जुड़ा हुआ था, और गांधी जी ने यह कहा कि अगर खिलाफत की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वे असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। ये भी कहीं ना कहीं भले 1% रहा हो, लेकिन 1% इसमें भी तुष्टीकरण की नीति दिखाई देती है। तो यहां से हम आगे बढ़े 3, फिर 1919 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अंदर भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कंटिन्यू किया गया था। फिर 1935 के अधिनियम में भी इसको लागू किया गया। और फिर आप देखते हो, मैंने एक पूरा टॉपिक आपके सामने लिया था अभी परसों, जिसमें था टॉपिक 1937 के चुनाव। जो 1937 के चुनाव थे, उन चुनाव में मुस्लिम लीग 11 प्रांतों में से एक प्रांत में भी सरकार नहीं बना सकी, जबकि कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई, 8 प्रांतों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग एक भी प्रांत में सरकार नहीं बना सकी। इसलिए मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा धक्का लगा, और कहते हैं कि 1937 के चुनाव ने बोतल में बंद जिन को बोतल के बाहर निकाल दिया, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं? 2 नेशन थ्योरी। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। द्विराष्ट्र का सिद्धांत था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग संप्रदाय ही नहीं, बल्कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे फिर शुरू करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, उसके बाद में देखें तो एक चीज और ध्यान रखना कि कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने, जिसकी अगुवाई चौधरी रहमत अली कर रहा था, चौधरी रहमत अली, उसने 1930 के दशक के अंदर, 1930 के दशक के अंदर, उसने एक लेटर जो है मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था। और उस लेटर में उसने ये कहा, उसने पाकिस्तान शब्द दिया। किसने? चौधरी रहमत अली ने, जो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले कुछ छात्र थे, भारतीय। और उन्होंने ये कहा कि उत्तर पश्चिम में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। उस समय P4 था पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, और तान का मतलब यहां पर बलूचिस्तान था। मतलब ये जो भारत का हिस्सा था, इसके इस एरिया में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की वकालत जो है चौधरी रहमत अली ने की। ये बात 1930 के दशक की, मतलब 1937 को जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन प्रांतीय चुनाव से पहले की बात है। और ये लेटर जो है मोहम्मद अली जिन्ना के पास पहुंचा था,
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना उस समय इतना कट्टर नहीं था। अब जैसे ही 1937 के इलेक्शन होते हैं, मुस्लिम लीग किसी प्रांत में सरकार नहीं बना पाती है, तो उसके बाद जो है यहां से मोहम्मद अली जिन्ना का ब्रेन खराब होता है और वो एक नई थ्योरी पेश करता है, इसको हम कहते हैं द्विराष्ट्र के सिद्धांत। ध्यान रखना, पृथक राष्ट्र की संकल्पना जो है उसमें कवि मोहम्मद इकबाल का भी हाथ है, जो लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी इसकी वकालत करते हैं। तो धीरे धीरे मैं कहूंगा 1930 के दशक में भारत में सांप्रदायिकता और कट्टर होती गई और चरम होती गई। तो सबसे पहले मैंने आपको घटनाओं के माध्यम से ये पूरा बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार फूट डालो और राजगुरु की नीति और अपने अपने हितों के विकास के लिए किस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। अब उसके आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भारत में जो सांप्रदायिकता है, भारत में सांप्रदायिकता को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आज इस टॉपिक की लास्ट में मेरा लास्ट पॉइंट जो है वो आपको ये समझाने का रहेगा कि भारत में सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो इन घटनाओं के आधार पर, जितनी मैंने घटनाएं बताई हैं, उन घटनाओं के आधार पर भारत में सांप्रदायिकता के विकास की, भारत में सांप्रदायिकता के विकास की 3 मुख्य चरण माने जाते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के विकास के 3 मुख्य चरण माने जाते हैं। ये यहां पर ध्यान रखना, हम सांप्रदायिकता के पूरे डेवलपमेंट को, जितनी घटनाएं मैंने बताई हैं, उसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं? 1, 2 और ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला चरण जो है उसको हम कहते हैं सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। और दूसरा जो चरण है उसको कहते हैं उदारवादी सांप्रदायिकता। सेकंड फेज जो है उसको कहते हैं उदारवादी सांप्रदायिकता। और ध्यान रखना है, ये 3 चरणों में किसने बांटा है? मैंने नहीं बांटा है। सांप्रदायिकता के विकास की इन 3 चरणों को प्रस्तुत किया है विपिन चंद्रा ने। विपिन चंद्रा जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, दूसरा उदारवादी सांप्रदायिकता, और तीसरा जो है वो होगा उग्र सांप्रदायिकता। तीसरा पार्ट जो है उसका नाम है उग्र सांप्रदायिकता। तो ये 3 फैक्चुअल मैंने आपको 3 चरण समझाने का प्रयास किया है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास को 3 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। अब चूंकि सांप्रदायिकता एक विचारधारा भी है, इसलिए इस विचारधारा को हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यहां से स्टार्ट हुई और यहां से खत्म हुई, बल्कि कई दशकों के बीच को एनालिसिस करके हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है विपिन चंद्रा के अनुसार। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, उदारवादी सांप्रदायिकता और फिर जो होगा उग्र सांप्रदायिकता। ये 3 फेज होंगे किसके? आपका पहला कम्युनल नेशनलिज्म, दूसरा है मॉडरेट नेशनलिज्म और तीसरा है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। सॉरी, वापस बोल रहा हूं। पहला कम्युनल नेशनलिज्म, दूसरा है मॉडरेट कम्युनलिज्म और तीसरा है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। ये 3 पार्ट इसके होंगे। अब हम देखें कि पहला सांप्रदायिक राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले सांप्रदायिक राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले देखना तो ये क्या है? एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं। एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं।
ध्यान रखना, एक विशेष संप्रदाय, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया मुस्लिम संप्रदाय। तो मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक हित जो होंगे वो तो समान होंगे ही होंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय चूंकि एक धर्म है, तो उस धर्म के सभी धार्मिक हित, जैसे त्योहार कौन से होंगे, उसकी कौन सी होली बुक होगी, कौन से उसके पैगंबर होंगे, वो तो सब चीजें समान होंगी। एक यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विशेष संप्रदाय, मतलब कोई भी धार्मिक समुदाय, एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित समान होते हैं। तो ध्यान रखना, वैसे समान नहीं होते हैं। तो आपको वैसे ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक सांप्रदायिक व्यक्ति कह रहा है जो संप्रदायों के बीच में फूट डालना चाहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं। अब आप सपोज कीजिए, इसको मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया। ये मान लीजिए भारतीय समाज है, और इस भारतीय समाज में ये जो है आप देख रहे हो, ये पूरा समुदाय है, और इसमें मान लीजिए ये अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है। और चूंकि अल्पसंख्यक भारत में सब जगह बिखरे हुए हैं, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है वो तोड़ता नहीं, वो जोड़ता है। कि जब किसी क्षेत्र के लोग निस्वार्थ भाव से आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्रवाद के पहले यहां पे शब्द आ गया सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। अब सांप्रदायिक राष्ट्रवाद होते ही ये पूरा शब्द नेगेटिव हो गया। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म तो है, लेकिन किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। और कैसे? जैसे इन्होंने कहा कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं, तो विशेष समुदाय जो होगा वो एकजुट होने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये ब्लैक डॉट जो है वो बता रही है हिंदू समाज को, और ग्रीन डॉट बता रही है मुस्लिम समाज को। तो एक संप्रदाय के, एक विशेष संप्रदाय के धार्मिक हित समान होते हैं, तो ये एकजुट होना ऐसे शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले चरण में उस संप्रदाय विशेष में एकता स्थापित होगी। उस चरण को हम क्या कहेंगे? सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। सांप्रदायिक विचारधारा के अनुसार एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित, सांसारिक हित में क्या कहेगा? सांसारिक हित में जैसे आर्थिक हित, राजनीतिक हित, प्रशासनिक हित समान होते हैं। हालांकि समान नहीं होते हैं, लेकिन कौन कह रहा है ये बात? ये एक सांप्रदायिक विचारधारा को फैलाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि पहले चरण में एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं, तो ये एकजुट होना शुरू हुए। फिर सेकंड फेज आएगा, और उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित, एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे विशेष संप्रदाय के सांसारिक हितों से भिन्न होते हैं। तो आप देखिए, अगर ये हमारा भारतीय समाज है, और ये पूरा समुदाय हिंदू समुदाय है, और ये मैंने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय है, तो यहां पर क्या होगा कि अब सबसे पहले चरण में तो इन्होंने क्या कहा? पहले चरण में इस समुदाय को एकजुट करने का प्रयास किया। फिर दूसरे चरण में कहा कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे विशेष संप्रदाय के सांसारिक हितों से समान होते हैं, सांसारिक हितों से भिन्न होते हैं। सॉरी, तो क्या मतलब हुआ? हम इसको व्यवहारिक भाषा में बोलें तो ये होगा मुस्लिम संप्रदाय के सांसारिक हित हिंदू संप्रदाय के सांसारिक हितों से अलग होते हैं।
अब यहाँ पर अलगाव पैदा होगा। ये अलगाव वाला चरण होगा बंगाल विभाजन, 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ताकि मुसलमानों के सांसारिक हितों की रक्षा की जा सके। यहां पर आएगा वो वाला फेज। फिर यहां पर देखिए आप, तीसरा जो आएगा वो आएगा उग्र सांप्रदायिकता। इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम कम्युनिज्म। ये एक्सट्रीम कम्युनिज्म क्या होगा, तो इसको आप देखिए, इसमें क्या होगा, एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे विशेष संप्रदाय की सांसारिक हितों से न केवल अलग होते हैं। देखो यहां पर क्या कहा, यहां पर कहा कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं, तो इसमें समुदाय विशेष को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। किस आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर। फिर होगा एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे विशेष संप्रदाय के सांसारिक हितों से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो यहां पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करने का प्रयास होगा सेकंड फेज में, और इसमें आएगा 1905 का बंगाल विभाजन, 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, वो सब यहां पर आएगा। फिर तीसरा फेज है क्या, उग्र सांप्रदायिकता। क्या, एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे विशेष संप्रदाय के सांसारिक हितों से न केवल अलग होते हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। समझे क्या आप लोग? सबसे पहले एक संप्रदाय विशेष के सांसारिक हित समान होते हैं, यहां पर एकजुटता का प्रयास किया जाएगा। फिर कहा कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे संप्रदाय विशेष के सांसारिक हितों से अलग होते हैं, तो दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किया जाएगा। फिर कहा कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे संप्रदाय के सांसारिक हितों से न केवल अलग होते हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब दोनों साथ रह ही नहीं सकते। और ये जो उग्र सांप्रदायिकता है ये भारत में आएगी 1937 के चुनाव के बाद। 1937 के चुनाव के बाद जो आएगी उसको हम कहेंगे उग्र सांप्रदायिकता। और जब उग्र सांप्रदायिकता आएगी तो यहां पर ही मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे हम कहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संप्रदाय ही नहीं हैं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों के हित न केवल अलग अलग हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। अब जब द्विराष्ट्र का सिद्धांत आएगा तो यहीं से पृथक राष्ट्र की मांग आएगी, पृथक राष्ट्र की मांग। और ये पृथक राष्ट्र की मांग किस रूप में जाएगी? पाकिस्तान के रूप में। तो आप देखिए बंगाल विभाजन के बीच भारत विभाजन में ढूंढे जा सकते हैं। बंगाल विभाजन के बीच जो है वो भारत विभाजन में ढूंढे जा सकते हैं, अर्थात जो भारत विभाजन का वट वृक्ष तैयार होगा उसके बीज कहां बो दिए गए थे? उसके बीज बोए गए थे सबसे पहले बंगाल विभाजन में, लेकिन उसका पोषण जमीन को तैयार करने का काम तो 1857 के विद्रोह के बाद ही शुरू हो गया था। और आप देखिए, आपसे भी क्वेश्चन ये पूछे कि क्या पाकिस्तान जो बना वो क्या द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर बना? तो ज्यादातर जो लोग टीचर्स बताते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर हुआ। आप लोग ध्यान रखना, आज से पाकिस्तान का निर्माण द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ।
अगर भारत का विभाजन द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर होता तो पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र होता और भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होता, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में मुसलमानों की संख्या पाकिस्तानी मुसलमानों से भी ज्यादा है। अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना की पृथक राष्ट्र की मांग को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उनकी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मांग को स्वीकार नहीं किया गया। अतः भारत का विभाजन 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो शायद भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होता और पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र, परंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। और आप देखिए, अगर धर्म के आधार पर ही जुड़े रहते, धर्म कभी भी राजनीति में जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। आप देखिए, 2 मुख्य पार्ट पाकिस्तान के जो थे, 2 मुख्य पार्ट जो पाकिस्तान के थे, उसमें से एक पार्ट जो बना 1947 में, ये था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था पूरा पार्ट पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों को जोड़ने वाला कोई फैक्टर था, तो फैक्टर था इस्लाम। मतलब यहां पर भी इस्लाम बहुसंख्यक है, यहां पर भी इस्लाम बहुसंख्यक। हालांकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। लेकिन पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब अगर धर्म यदि जोड़ता ही, तो आप देखिए, आज भी ये जो पाकिस्तान है, इस पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर भी मुख्य धर्म इस्लाम है। अगर इस्लाम की बात आती तो तब तो जुड़े रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, धर्म राजनीति में जोड़ता नहीं, तोड़ता है। इसलिए 1947 में पाकिस्तान बना और 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। इसलिए भारत वो दूरदर्शी देश है, भारत वो समझदार देश है जिसने धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं बनाया है। ये बात अलग है कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास आजादी के बाद भी होता रहा, लेकिन हमारा संविधान सांप्रदायिकता की अनुमति नहीं देता है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो दोस्तों, आज पूरा मैंने आपके सामने सांप्रदायिकता का पूरा डेवलपमेंट आपको समझाया। कल हम मॉडर्न हिस्ट्री के फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।